हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का नाम है पतंग और उसके कवि है आलोक धनवाजी। कविता का भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। सावन और भादो माह में आसमान घने काले बादलों से ढका रहता है, जिस कारण समय समय पर रिमझिम बरसात होती रहती है। मगर शरद ऋतु के आते ही प्रकृति और आसमान दोनों ही एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाते हैं। बच्चों के दिल भी एक नए उत्साह व उमंग से भर जाते हैं और वे अपनी अपनी रंग बिरंगी पतंगों को लेकर अपने घरों की छतों में पहुंच जाते हैं। अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं व उम्मीदों के जैसे ही वे अपनी पतंग की डोर को खींचकर उसे भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पतंग के पीछे दौड़ते भागते बच्चों का शरीर भी उनके मन जैसा ही कोमल व लचीला होता है। पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते बच्चों को यह भी पता नहीं रहता है कि उनके नीचे की जमीन कितनी कठोर है, या वे पतंग की डोर खींचते खींचते छत के एकदम किनारे तक पहुंच गए हैं, जहां से वे नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन उनका पूरा ध्यान अपनी उस पतंग की पर ही रहता है, जो आसमान की ऊंचाइयों पर लहरा लहरा कर उनके दिलों को एक नए उत्साह, उमंग व खुशी से भर देती है और उनकी बाल सुलभ कल्पनाओं को साकार करती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि बच्चों का पतंग से कितना गहरा नाता होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। अपने पहले काव्यांश में कवि कहते हैं कि सावन और भादो का महीना बीत गया और उसी के साथ ही तेज बारिश का मौसम भी बीत गया। चूंकि सावन और भादो के महीने में आसमान में अधिकतर बादल छाए रहते हैं, इसीलिए सूरज की किरणें धरती पर कम ही पड़ती हैं। यानी सूरज भी बादलों के पीछे छुपकर हमसे लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है और सूरज की किरणें धरती पर सीधे पड़ती हैं। उस वक्त कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कि अंधेरी रात बीत गई हो और सुहानी सुबह हो गई हो। शरद ऋतु की उस सुहानी सुबह में आकाश में छाई लालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो खरगोश की लाल लाल आंखें हों। अर्थात शरद ऋतु में आसमान में छाई लालिमा खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही हैं। पिछले साल की शरद ऋतु से इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में और कई सारी ऋतुएं आई और गई। कवि ने उन सभी ऋतुओं को पुल का नाम दिया है। और शरद ऋतु में दोपहर के समय जब आसमान में सूरज की किरणें चारों ओर फैलकर एकदम चमकीली दिखाई देती हैं, तो कवि को वे किसी साइकिल की भांति प्रतीत होती हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु किसी छोटे बच्चे की तरह कई सारे पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी चमकीले इशारों से बुला रहा है। मानो जैसे कह रहा हो कि मौसम एकदम सुहाना हो गया है, इसीलिए तुम पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आओ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है और हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती है। आसमान में चमकते सूरज को भी सीधे देखा जा सकता है। ऐसा निर्मल व स्वच्छ आकाश कवि को एकदम मुलायम प्रतीत होता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है। बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से ऊंची उड़ सके, इसीलिए उसने आसमान को मुलायम बना दिया है। कभी आगे कहते हैं कि बालक शरद भी यही चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग आसमान में ऊंची से ऊंची उड़ सके और इसी के साथ शुरू हो सके पतंग उड़ाते, किलकारियां मारते, प्रसन्नता से इधर उधर भागते, खुश होकर सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह चंचल बच्चों की एक नाजुक और रंगीन सी दुनिया।
यानी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ साथ बच्चे भी अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ सके, इसीलिए बालक शरद ने आकाश को इतना मुलायम व स्वच्छ बना दिया है। कविता के तीसरे काव्यांश में कवि पतंग उड़ाते बच्चों का दौड़ना, भागना और खुशी से उछलना देखकर उनकी तुलना कपास के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। अर्थात बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं और जब वे पतंग के पीछे भागते हैं तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी निर्मलता, कोमलता और पवित्रता को छूने पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके पास आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि जब बच्चे बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती है, जिस वजह से उन्हें छत की कठोरता का एहसास भी नहीं होता है। यानी उस वक्त वो कठोर छत भी उन्हें नरम ही महसूस होती है और उनके तेज दौड़ने भागने से उनके पैरों के द्वारा होने वाली आवाज ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि सभी दिशाओं में मृदंग यानी ढोलक के समान दिखने वाला एक वाद्य यंत्र बज रहा हो। कवि ने बच्चों के दौड़ने भागने की तुलना झूला झूलने से की है। जैसे झूला झूलते समय एक बार झूला बहुत ऊंचा चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद तेजी से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ी ही देर बाद दौड़ते हुए अपनी पहली वाली जगह पर वापस आ जाते हैं। दौड़ते भागते इन बच्चों को किसी पेड़ की डाल की तरह इनका लचीला शरीर सुरक्षित रखता है। जैसे पेड़ की डाल को जोर से खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वह अपने लचीलेपन के कारण बिना किसी नुकसान के पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अपने लचीले शरीर के कारण बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कविता के चौथे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित मन के अंदर की खुशी व उनके शरीर का लचीलापन उनको छत से नीचे गिरने से बचाता है। धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में होती है और बच्चे महज एक धागे के सहारे उस पतंग को संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वे भी अपनी बाल कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे दूर आसमान में उड़ रहे हों। चलिए अब बढ़ते हैं कविता के अंतिम काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए जब कभी ये बच्चे छतों के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो उनके अंदर का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है और वे दुगने उत्साह, साहस व निडरता के साथ अगले दिन सुबह फिर से छत में आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। फिर तो ऐसा लगता है जैसे दौड़ते भागते इन बच्चों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही है। तो बच्चों, ये था पतंग कविता का भावार्थ। आप इसी भावार्थ को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या कविता के काव्य सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।